जय हिंद दोस्तों, आज हम सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस, यूपी पैट, रेलवे, एसएससी या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको बताना है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने किया? तो आपको बताना है कि भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने शुरू किया था। तो ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, चाणक्य या कनिष्क। तो इसका राइट आंसर होगा अशोक। भारत में शिलालेखों का प्रचलन अशोक के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो आपको बताना है कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो इसके ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसे प्रेशर कुकर की संज्ञा दी गई है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, मंत्री परिषद, लोक लेखा समिति। तो इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत से प्राप्त अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो आपको बताना है कि भारत से प्राप्त अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। तो इसका ऑप्शन है ग्रीक लिपि, अरमाइक लिपि, ब्राह्मी लिपि या खरोष्टी लिपि। तो इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। भारत से प्राप्त अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो आपको बताना है कि भारत का नेपोलियन के नाम से किस शासक को जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त या भानुगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो आपको बताना है कि पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है। तो इसके ऑप्शन है बुध और शुक्र, शुक्र और मंगल, मंगल और बृहस्पति या बुध या बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर होगा बुध और मंगल। पृथ्वी है जो बुध और मंगल ग्रह के बीच स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में दूरी के क्रम में पांचवा ग्रह कौन सा है? तो आपको बताना है कि दूरी के क्रम में पांचवा ग्रह कौन सा है। तो इसके ऑप्शन है बृहस्पति, पृथ्वी, अरुण या मंगल। तो इसका राइट आंसर होगा बृहस्पति। दूरी के क्रम में पांचवा ग्रह बृहस्पति है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों, सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं जो दूरी के क्रम में किस इस प्रकार हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 8 ग्रह हैं जिसमें बृहस्पति है जो 5वां ग्रह है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आपको बताना है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 121। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 165। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था, भारत आया था? तो आपको बताना है
कि चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसके ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फाहियान था, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड मायो या चार्ल्स मेटाकॉफ। तो इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स मेटाकॉफ। चार्ल्स मेटाकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आपको बताना है कि सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो इसके ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या केरल। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की आकस्मिक निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आपको बताना है कि भारत की आकस्मिक निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन है अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 266 या अनुच्छेद 72। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 267। भारत की आकस्मिक निधि का वर्णन अनुच्छेद 267 में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और भारत की संचित निधि का वर्णन अनुच्छेद 266 में है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड मैकाले। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आपको बताना है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया वो किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 356। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको बताना है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के कितने राज्य समुद्री तट से लगे हैं? तो आपको बताना है कि भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्री तट से लगे हैं। तो इसके ऑप्शन है 5, 8, 9 या 10। तो इसका राइट आंसर होगा 9। भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा से लगे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा से लगे हैं? ये राज्य हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो समुद्री तटरेखा से लगे हैं, जिसमें सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, फिर आंध्र प्रदेश की। हमारा अगला क्वेश्चन है दाब बढ़ाने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको बताना है कि दाब बढ़ाने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता फिर घटता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है। तो इसके ऑप्शन है 9, 7, 11 या 5। तो इसका राइट आंसर होगा 7। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 9 है। वर्गों की संख्या 9 है। हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी।
तो इसका ऑप्शन है 3 अप्रैल 1946, 5 मार्च 1996, 3 जनवरी 1946 या 12 फरवरी 1946। तो इसका राइट आंसर होगा 3 अप्रैल 1946। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है।